एक्सरसाइज प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर में हेलोल्केन्स हेलोरिन में। लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 10.6 तक करा था हमने। आगे के क्वेश्चंस को अब एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 10.7 एंड द क्वेश्चन इज राइट द equations for the preparation of 1-ido-butane from number 1 number 2 1-chloroputane and number 3 but1ene। क्या कह रहा है कि 1-ido-butane बनाना है। ठीक, 1-ido-butane बनाना है किससे? तो 1-butanol से, 1-chlorobutane से और but1ene से। तो कैसे बनाओगे उसके लिए इक्वेशन लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। कंपाउंड चेंज कर देगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे तो कंपाउंड चेंज कर दे, लेकिन रहेगा तो ऐसा ही। सबसे पहले 1-butanol स्ट्रक्चर बनाओ। 1-butanol का क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH हो गया 1-butanol। इससे बनाना है 1-ido-butane, मतलब OH की जगह लाना है तुम्हें आयोडीन। सोचो तो, जब हेलोअल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग तो क्या वैसा कोई रिएक्शन किया था हमने जिसमें अल्कोहल आइडोअल्केन में कन्वर्ट हो जाता हो? 2 रिएक्शन शायद किया था हमने। एक कि इसका रिएक्शन हम करवा दें HI के साथ, लेकिन HI डायरेक्ट अवेलेबल होता नहीं था, तो बदले में हम पोटासियम आयोडाइड और फास्फोरिक एसिड लेते थे। ऐसा तो हो जाएगा। 1 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री में ऐसा रिएक्शन करवा सकते हैं। ऐसा ये बन जाएगा 1-ido-butane हो गया। या दूसरा तरीका कि इसको हम PI3 से हीट करें, लेकिन PI3 भी एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये भी बनाना पड़ता था ना P4 और आयोडीन का रिएक्शन से। ऐसा तो यहाँ लिखोगे तो डायरेक्ट PI3 या HI नहीं लिखोगे, नहीं तो फिर मार्क्स कटेगा। पूरा लिखोगे कि HI इन दोनों से आया, तो ब्रैकेट में लिखोगे PI3 इन दोनों का रिएक्शन से आया तब, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये पहले से लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं होते हैं, ध्यान रखोगे। प्रोडक्ट यहाँ भी वही बन जाएगा। दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, लिखोगे तो ढंग से लिखना बस। नेक्स्ट आ जाओ, 1-chlorobutane है, CH3 CH2 CH2 CH2I 1-chlorobutane। इसको बदलना है 1-ido-butane में। मैंने क्लोरीन हटा करके क्या लाना है? आयोडीन। तो क्लोरीन हटा करके आयोडीन, मैंने एक हेलोजन पहले से उसको हटा करके दूसरा हेलोजन लाना है, मैंने हेलोजन एक्सचेंज करना है। सो प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, याद करो हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें एक हेलोजन को दूसरे से हम एक्सचेंज करते थे। होगा कौन सा रिएक्शन? क्लोरोअल्केन्स एंड ब्रोमोअल्केन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आयोडोअल्केन्स बाय हीटिंग विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्या कहते थे रिएक्शन को? फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें सोडियम आयोडाइड होता था और एसीटोन होता था, हीट करते थे। फिंकलस्टीन रिएक्शन। रिएजेंट नहीं याद आएगा ना, तो रिएक्शन का नाम भी लिख दोगे तो चलेगा। तुम्हें याद है कि क्लोरो और ब्रोमो को आयोडो में बदला जाता था, फिंकलस्टीन कहलाता है। फिंकलस्टीन लिख दो, काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, रिएक्शन याद है तो रिएजेंट ऑब्वियसली याद होगा, तो फिर यही लिख देना। तो ये CH3 CH2 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 आयोडीन, ऐसा। और एक तीसरा but1ene, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
CH3 CH2 CH दिस इज ब्यूट-1 इसे बदलना है 1-आइडोब्यूटेन में। देखो अल्कीन को आइडो अल्केन में बदलने के लिए तो हम पढ़ें कि हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाओ, लेकिन यदि तुम डायरेक्ट यहाँ हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो हम जानते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, हैलोजन एसिड का एडिशन करवाओगे मार्कोवनी-कॉप्स रूल लगेगा, एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कॉप्स रूल द H+ ऑफ दिस HI गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच बियर्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। So in this 2 carbon atom, this carbon bears 2 hydrogen and this one has only 1 hydrogen. So this carbon has greater number of hydrogen. So if you follow Markovni-Cox rule, this H+ goes to this carbon and iodine goes to this carbon, and the product obtained will be 2-iodobutane. But here we have to prepare 1-iodobutane. समझ रहे हो ना? तो इस केस में क्या करना होगा कि एंटी मार्कोवनी-कॉप्स लगाना होगा, और हम जानते हैं कि एंटी मार्कोवनी-कॉप्स तो HI के साथ लगता नहीं है, केवल एक ही के साथ लगता है HBr, और वो भी तब लगता है जब लगाओगे पेरोक्साइड। तो पहले यहाँ से ब्रोमो बना लो एंटी मार्कोवनी-कॉप्स इस्तेमाल करके, ऐसा एंटी मार्कोवनी-कॉप्स लगाइए, लिख दे करके समझ जाओगे एंटी मार्कोवनी-कॉप्स पेरोक्साइड इफेक्ट, ऐसा। अब इस ब्रोमो को आइडो में बदल दो, अभी जो पढ़े फिंकलस्टीन NaI एसीटोन हीट, अब बदल जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्सन था। सोचना होगा, पूरा चैप्टर क्लियर है तब तो भाई आसान है। रिएजेंट नहीं याद है, रिएक्शन नहीं याद है, नॉमेनक्लेचर नहीं पता है तो क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अब ब्यूट-1 इनका स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, तुम सोचते रहोगे कैसे क्या चीज़ से रिएक्शन करवाएं, तो नहीं हो पाएगा, किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा। चलो आगे करें। अब क्वेश्चन नंबर 10.7 तो हो गया, 10.8 बस यही इक्वेशन लिखना था केवल। ऑर्गेनिक है भाई, तो बिना रिएक्शन का तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं, इतना याद रखो। थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक से। .8 पूछा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? एक एग्जाम्पल देना है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो डेफिनेशन ही डायरेक्ट लिख देते हैं कि द न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव more than one attacking site but only one attacks to the electrophilic center at a time. The nucleophiles which have more than one attacking site but only one attacks to the electrophilic center at a time are called ambident nucleophiles. न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, जहाँ प्लस चार्ज होता है वहाँ अटैक करता है, खुद या इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज है। तो कह रहा है कि इसमें होगा क्या कि एक से ज़्यादा एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक से ज़्यादा सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, एक से ज़्यादा एटम होंगे जो अटैक करने के लिए तत्पर होंगे, लेकिन एक समय में कोई एक ही करेगा। एग्जाम्पल के लिए Cn-, कार्बन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी है, दोनों अटैक कर सकता है, लेकिन दोनों में कोई एक ही करेगा। क्यों एक ही करेगा वो तो बताएंगे अभी। फिर नाइट्राइट है, नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन पे भी है, दोनों में से कोई भी अटैक कर सकता है, लेकिन एक समय में कोई एक ही करेगा। वैसे थायोसाइनाइड भी हो सकता है,
सल्फ़र पे भी है, नाइट्रोजन पे भी है, तो नाइट्रोजन भी कर सकता है, सल्फ़र भी कर सकता है, लेकिन कोई एक ही करेगा। क्यों करेगा एक ही? जैसे मान लिया जाए कि कोई हेलाइड है RX, R पे पार्शियल नेगेटिव होगा, X पे पार्शियल R पे पार्शियल पॉजिटिव, X पे पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब यहाँ से देखो तो यदि तुम Cn माइनस लेकर के रखे हो तो भाई इस प्लस पे यह भी अटैक कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से निकलेगा तो, और ये नाइट्रोजन भी दे सकता है। यदि कार्बन देगा तो ये क्या बनेगा? RCN साइनाइड बनेगा, अल्काइल साइनाइड। और यदि नाइट्रोजन देता है तो क्या बनेगा? RNC, ऐसा आइसोसाइनाइड। तो अलग अलग एटम अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट का नेचर भी अलग हो रहा है, समझ रहे हो ना? यही तो क्वेश्चन में कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज़्यादा अटैकिंग साइट होंगे। अटैकिंग साइट में अटैक करने वाला एटम, तो यहाँ कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन एक समय में कोई एक करेगा। कार्बन अटैक करेगा तो साइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन करेगा तो, अब कब कार्बन और कब नाइट्रोजन करेगा, ये सिंपल सी बात है कि जब यह कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री होगा तो ये अटैक करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री नहीं होगा तब N अटैक करेगा। जो कि हम चैप्टर में पढ़े हैं कि जब KCN रहता है तो साइनाइड बनता है, और जब AgCN रहता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। चैप्टर में पढ़े हैं, याद करो। क्योंकि KCN में आयनिक फॉर्म है K+Cn-, तो यह कार्बन फ्री अटैक करने के लिए, लेकिन AgCN में कोवलेंट होता है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर दिखता नहीं है, बस नाइट्रोजन का लोन पेयर दिखेगा तो ये अटैक करेगा। सेम चीज़ यहाँ है, ये दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे चैप्टर में। ठीक है, दिया था क्वेश्चन नंबर 10.8, ऐसे लिखोगे और कुछ एग्जाम्पल दे करके ऐसे बतला दोगे कि Cn- इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इफ दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स थ्रू कार्बन, अल्काइल साइनाइड इज ऑब्टेन्ड, एंड इफ दिस अटैक्स थ्रू नाइट्रोजन, अल्काइल आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन्ड। रिएक्शन दिखा दोगे, काम हो जाएगा, जो पढ़े हैं पीछे चैप्टर में हम। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10.8 हो गया, 10.9। 10.9 पीछे इन टेक्स्ट में हम लोग की है, रिएक्टिविटी पूछा है SN2 में। क्वेश्चन नंबर 10.9, SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ज़्यादा किसका होगा? नंबर 1 में है CH3Br और CH3I, नंबर 2 में है CH3 CCl और CH3Cl। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं, काफ़ी डिटेल में इसको बता चुके हैं जब इन टेक्स्ट बता रहे थे। SN2 रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो डिग्री होता है वो 0 डिग्री सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब यहाँ देखोगे तो ये दोनों 0 डिग्री है, तो यहाँ यह लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी। ब्रोमीन और आयोडीन में बेहतर लिविंग ग्रुप आयोडीन है। वजह इसका कि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर है, आयोडीन नेगेटिव चार्ज को बढ़िया से एकोमोडेट कर पाएगा, तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें तो साफ दिख रहा है कि यह 3 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 3 डिग्री से तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव 0 डिग्री है। ये तो करेगा भी नहीं SN2, एकदम नहीं करेगा SN2, नेवर, केवल ही करेगा। तो ज़्यादा क्या, यही रिएक्टिव है, ये तो करेगा ही। ठीक है ना, बाकी कारण वगैरह बताया जा चुका है, ट्रांजिशन स्टेट का, स्टेबिलिटी स्टेट, हिंडरेंस वगैरह इन टेक्स्ट में किए हुए थे हम। एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10.10। 10.10 कह रहा है प्रिडिक्ट ऑल द अल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन है, ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन। और कह क्या रहा है कि इसमें से जो बेस लेना है
वह बेस है सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। एलिमिनेशन रिएक्शन काफ़ी डिटेल में बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े, फिर इस चैप्टर में भी पढ़े। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम जानते हैं कि दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है सेटजेप प्रोडक्ट, दूसरा बनता है हॉफमैन प्रोडक्ट। दोनों का कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि कब सेटजेप कब हॉफमैन। बेस की बात करें तो सेटजेप जो है स्मॉल बेस रहता है तो सेटजेप प्रोडक्ट, और बल्कि बेस रहता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और इसमें बनते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इतना तो हम लोग पढ़े हैं, बस थोड़ा सा याद दिला दिया। फिलहाल क्वेश्चन में जो बेस दिया हुआ है ना, वह एक मॉडरेट साइज का बेस है, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं, तो इसका ज़्यादा चांसेस तो है कि या सेटजेप ही करे, सोडियम इथॉक्साइड ऐसा C2H5O- Na+, नॉट या मच बल्कि बेस, स्मॉल की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन हाँ, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाला है, ठीक है। बहुत स्मॉल बेस भी नहीं है, मिथॉक्साइड रहता तो श्योर रहता, इथॉक्साइड है तो थोड़ा सा साइज बड़ा है, तो सचेत रहेंगे हम लोग, ठीक है। इथेनॉल यहाँ सॉल्वेंट है, उसी को मतलब। अब कौन सा हेलोजन कंपाउंड दिया है उसको देखो। सबसे पहला 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले इसका एलिमिनेशन करवाएंगे हम लोग। तो जितने टाइप का अल्कीन बन सकता है पहले तो सब लिखना है, और फिर उन सबों में तुम्हें छांटना है मेजर कौन सा है, ठीक। तो पहले सब लिखो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक। 1 पे मिथाइल 1 पे ब्रोमो, यही है। इसका तुम एलिमिनेशन करवाओगे इससे C2H5O- Na+, और सॉल्वेंट है इथेनॉल, ठीक है। तो एलिमिनेशन का क्या रूल बताया गया था। अल्फा कार्बन से हेलोजन हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, अल्फा बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस वन इज अल्फा कार्बन। इसके बगल में यहाँ कार्बन है बीटा कार्बन, इसके बगल में यहाँ भी कार्बन है बीटा, और इसके बगल में ये भी कार्बन है बीटा। 3 बीटा कार्बन है, लेकिन तीनों में से ये दोनों बीटा कार्बन हम देख रहे हैं कि सेम है, क्योंकि इस कार्बन के अगल बगल भी इधर कार्बन ही है, इधर भी है, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ऐसा, ठीक है। इसमें 3 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले जितना पॉसिबिलिटी है सबको लिखो। एक बार यहाँ से हटाओ, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो बनाते हैं। यहाँ से हटा दिए CH3, ठीक। फिर एक बार यहाँ से हटाओ तो डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा CH3। अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना होता है ना, तो यहाँ दिए एक बार ऊपर की ओर दे दो, ऐसा डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन हटाते हुए, हाइड्रोजन हटेगा तब। नाम लिखो, क्लियर हो जाएगा। इसका नाम लिखोगे, यहीं से नंबरिंग हो जाएगा। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक। ये भी वही है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। तो यहाँ प्लस ना लिख करके और लिखो, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। इसका नाम लिखोगे, दिस पर इज मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, ये थोड़ा अलग है। और अब देखो कि इनमें से कौन मेजर है। पहले तो ये 2 प्रोडक्ट बने, एक 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बना, दूसरा मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। मेजर कौन है, तो जैसा कि अभी हम बताएं कि यह बेस जो है स्मॉल साइज्ड का है। सबस्ट्रेट की बात करें
तो सबस्ट्रेट नॉर्मल सा सबस्ट्रेट है। हॉफमैन के लिए जो था वो सब नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, बीटा पे ब्रांचिंग नहीं है, तो ठीक है सेटजेप प्रोडक्ट देगा। और सेटजेप रूल क्या कहता है कि यदि हाइड्रोजन हटाने का हमें ऑप्शन हो तो उस बीटा कार्बन से हटाएंगे जहाँ हाइड्रोजन कम होता है, ताकि ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बने, ज़्यादा स्टेबल हो और मेजर प्रोडक्ट हो। तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, इन दोनों में 2-2 हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ से हटेगा या यहाँ से, तो ये वाले मेजर और ये माइनर, तो ये हो जाएंगे मेजर प्रोडक्ट। वो एक ही है दोनों, ये है माइनर। अब सेटजेप ऐसा क्यों कहता है वो हम लोग देख चुके हैं, कैसे स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो उतना भी एक्सप्लेन नहीं करना है, बस मेजर पहचानना था, माइनर पहचानना था, जो हमने किया। आगे देखो, एक हुआ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का, नेक्स्ट सेकेंड में 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका एलिमिनेशन होगा तो कौन कौन से अल्कीन बनेंगे और मेजर कौन होगा। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, शायद ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही होगा ना, यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। जल्दी से अल्फा बीटा कार्बन देखो, क्लोरीन इस कार्बन से अल्फा बीटा बीटा बीटा, 3 बीटा कार्बन है, लेकिन 3 में ये दोनों सेम है। इस CH3 के बगल में कार्बन, इसके बगल में भी कार्बन, लेकिन इसके बगल में लो ये बीटा अलग है, हाइड्रोजन ही अलग है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 है, तो अलग हो गया, ये दोनों सेम है। अब यहाँ जब एलिमिनेशन करवाओगे सोडियम इथॉक्साइड का इस्तेमाल करके, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक इधर से हटाओ एक इधर से हटाओ, तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 CH2 CH3 प्लस इधर से हटा दो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, नाम लिखो तब पता चलेगा अलग है कि सेम है। इसका नाम लिखोगे तो 2 मिथाइल ब्यूटोनिन, और इसका लिखोगे तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटोइन, अलग अलग हो गया ना। मेजर कौन होगा, तो वही सेटजेप रूल ही फॉलो करना है यहाँ, क्योंकि हॉफमैन का कोई कंडीशन लागू हो नहीं रहा है, ना तो कॉन्जुगेशन है ना तो बीटा पे ब्रांचिंग है, ठीक ठाक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेटजेप कि जिस बीटा कार्बन से कम हाइड्रोजन है वहाँ से हटाओगे तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ से हटाओगे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, मतलब दिस वन विल बी द मेजर। रीजन हम लोग क्या पढ़े थे भाई, मेजर माइनर वाले का, ये पूरा डबल बॉन्ड हुआ, तो अब इसके लिए ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, टोटल 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 और 2 5, इसमें ये डबल बॉन्ड का सिस्टम हुआ, तो ये अल्फ़ा 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 3 3 6 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और जिस अल्कीन में अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अधिक, माने इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन अधिक होता है, सिस्टम का एनर्जी मिनिमम होता है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, तो उस हिसाब से ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल और वही मेजर हो जाएगा, तो दिस वन विल बी द मेजर। सारे कंसेप्ट यूज हो गए, डायरेक्ट तुम आंसर किसी का नहीं कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, इसका करवाना है इस बार एलिमिनेशन। पेंटेन 5 कार्बन, ठीक है, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, तो इधर से यदि नंबरिंग कर दें तो 2 पे 2 मिथाइल लगा दो पहले, और एक 3 पे भी लगा दो,
ठीक है। 3 पे ब्रोमीन भी कह रहा है तो यहाँ ब्रोमीन लगा दो, बाकी ठीक ठाक है, हाइड्रोजन दे करके पूरा कर दो। अल्फ़ा बीटा पहचानो, अब नाम तो ठीक है ना, पहले देख लो। ये था कार्बन नंबर 2, ये था 3, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, तो 2 पे 2 मिथाइल, 3 पे 1 है, 3 ब्रोमो 5 कार्बन, ठीक है। ये अल्फ़ा कार्बन है, ब्रोमीन जहाँ जुड़ा है, इसके बगल में बीटा, इसके बगल में बीटा और इसके बगल में ये बीटा। अब इस वाले बीटा कार्बन पे देखोगे तब तो हाइड्रोजन ही नहीं है, नो हाइड्रोजन, तो यहाँ से तो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट अब ये 2 जगह से बनेंगे, यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं, दोनों जगह बना लो। सोडियम इथॉक्साइड लेकर के यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आएगा, CH3 CH3 यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ से तो हटेगा नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है ना, यहाँ से हटेगा तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आएगा, तो हो जाएगा CH3 CH3 C, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH2 नाम लिखो सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 3 4 4 ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन, इसका यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका 2 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूट 1 इन, ठीक है। दोनों में से मेजर कौन होगा, बनेंगे तो दोनों, नाम भी दोनों का लिख दिए, नाम जरूर लिखोगे, नाम के बगैर पता नहीं चलेगा कि तुम प्रोडक्ट सेम बनाए हो कि दूसरा बनाए हो। तो फिर से सेट जेप ही फॉलो होगा, क्योंकि ये वाला बीटा कार्बन तो भाई फेल कर गया, इससे मतलब ही नहीं रहा, बचा ये दोनों, तो यहाँ भी ना हिंड्रेंसन है, यहाँ कॉन्जुगेशन में कोई नहीं है, बेस स्मॉल है, चलेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3, तो जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ से हटेगा, वही मेजर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड इस वन। या फिर उतना नहीं समझ में आ रहा है तो तुम अल्फा हाइड्रोजन देख लो। ये पूरा हुआ सिस्टम, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ देखोगे तो ये तुम्हारा हुआ सिस्टम अल्कीन का, तो ये बगल वाला अल्फा, इधर तो है नहीं, इधर अल्फा, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें मात्र 2 है, 2 अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो मेजर होगा, याद रखना। यदि सेट जेप एलिमिनेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ सेट जेप ही हो रहा है। तो एक ही बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन था, ऐसे कोई भी एग्जाम में आ सकता है, मैं नहीं कह रही कि एग्जाम में यही आएगा, कंपाउंड चेंज कर देगा भाई, कंपाउंड चेंज कर देगा, और कंपाउंड यदि चेंज कर दिया तो फिर फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है, जैसे हम बताए कि सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना दिया तब तो ठीक है, और नहीं तो नाम लिख दिया तो सबसे पहले तो तुम यहीं परेशान हो जाओगे। नॉमेनक्लेचर नहीं कंप्लीट है तो आगे क्या ही करोगे, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर मेन है, वो नहीं आ रहा है तो आगे कुछ नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर कर लिए, उसके बाद तो सिंपल है कि अल्फ़ा लिखो, जितना बीटा है उतना बीटा लिखो, देख लो बीटा सेम है कि अलग अलग है, नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे प्रोडक्ट बनाओ, बीटा से हाइड्रोजन हटाते हुए अल्फ़ा बीटा के बीच डबल बॉन्ड दो, और जितना अल्कीन बन सकता है उतना अल्कीन बना दो, और सबका नाम लिख दो। नाम लिखते समय पता चल जाएगा, सबका नाम अलग अलग है तो अलग प्रोडक्ट, किसी का नाम सेम हो गया तो सेम प्रोडक्ट। अब वहाँ से मेजर माइनर तुम्हें असाइन करना है, तो हालांकि अभी जो 12th में जो क्वेश्चन होगा जो बुक में वो सेट जेप से ही दिया है, और सेट जेप रूल साफ कहता है कि जिस बीटा कार्बन में हाइड्रोजन कम है वहाँ से हटेगा। वहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम यहाँ से निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, यदि क्लियर रहेगा तो फिर हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन देख लो, सेट जेप को ही डायरेक्ट समझ लो, तो वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10.10 तक हमने कर लिया। इसके बाद 10.11 में कन्वर्सन्स वगैरह है, उससे हम आगे के लेक्चर से करेंगे। तब तक इतना आप जितना बेहतरीन तरीके से हो सके रिवीजन करो। शुरुआत में हम कह दिए हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में खास करके ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होंगे वे बुक से ही रहेंगे, और बुक हल्के में मत लो। देख रहे हो ना अभी तक जितना हम लोग किए हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। सो
तो उसको प्रिपेयर करो। और अभी कन्वर्सन तो बचे हुए हैं, वहाँ देखो फिर और समझ में आएगा कि क्या है भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें, नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। धन्यवाद।